हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? आज हमारे साथ शिवम जी हैं जो कि बिहार के नालंदा जिले से हैं और ये बिहार झारखंड रीजन में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी एसएससी की जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या क्या इनका जो है ओवरऑल एक स्ट्रेटजी रहा है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार शिवम जी आपका। जी नमस्कार आदित्य जी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एसएससी के बारे में पता कब लगा, कब आपने एसएससी की तैयारी शुरू की, कब मतलब आपके दिमाग में विजन आया कि एसएससी की तैयारी करनी है? पता तो ग्रेजुएशन जिस समय हम लोग कर रहे थे उसी समय पता लग गया था कि हाँ एसएससी भी कुछ होता है। तो आप जब ग्रेजुएशन के समय आपको एसएससी के बारे में पता चला, तो उसके पहले मतलब जैसे इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन का जो दौर था उस समय आप ऐसे ही नॉर्मल ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे या कुछ उस समय विजन था कुछ दूसरा? नहीं, इससे पहले मेरा विजन तो जो था वो डिफेंस की ओर ज़्यादा था। मैं इससे पहले एसएससी वगैरह दे रहा था। मेरा सपना था डिफेंस में एक ऑफिसर बनने का। तो डिफेंस में ऑफिसर बनने का आपका बेसिकली एक सपना था, उसके साथ आप तैयारी करते हुए जा रहे थे। तो शिवम जी अपना थोड़ा सा आप एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा कि आपका इंटरमीडिएट, मैट्रिक और ग्रेजुएशन कौन कौन से स्ट्रीम से हुआ है, मतलब बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई, इसके बारे में। 10th मैंने सीबीएसई से किया था। जिस समय 10th में मेरा 10 सीजीपीए मार्क्स भी आया था। उसके बाद 12th में बिहार बोर्ड की तरफ चला गया था जिसमें कि मेरा वही 72% के अराउंड आया था। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स ऑनर्स से बीएससी किया था मगध यूनिवर्सिटी से। तो ये मतलब फाइनली ग्रेजुएशन आपका कब कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हो गया। 2019 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। हाँ। उसके बाद आप एसएससी की तरफ कूद गए? नहीं, मैं 12th के बाद एनडीए एग्जाम दिया था जिसमें कि मैं 3 बार एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया था। जिसमें मैं 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था और एक बार स्क्रीन आउट हो गया था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन होते गया तो मेरे को एसएससी के बारे में पता चला, फिर मैं एसएससी की तरफ झुकाव बढ़ता गया। मतलब बेसिकली पहले आप फौज की तरफ थे, बिहार के लोगों का झुकाव होता है फौज की तरफ, तो उसमें थे, लेकिन कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम के कारण आप बाहर हो गए, तब जाके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप आ गए एसएससी के क्षेत्र में। मेरा एक सपना था कि डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना था, बस कुछ कारण बस हो नहीं पाया। जैसे आप एसएससी के क्षेत्र में आए तो आपने जो है पहले जो शुरुआत की जो तैयारी की, जैसे मैथ के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया, इंग्लिश के लिए क्या अपनाया, थोड़ा सा एक बार सबके बारे में विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी का जो पहला पेपर मैंने दिया था वो एसएससी एमटीएस था 2019 का, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। उसी से मैं कार्यरत भी हूँ, सीडब्ल्यूसी में कार्यरत था कुछ दिन पहले तक। उसके बाद एक बार सीएचएसएल भी दिया था, सीएचएसएल 19 वाला दिया था जिसमें मेरा शायद 1 नंबर से रह गया था, डिस्क्रिप्टिव में नंबर नहीं आया था। उसके बाद फिर सीजीएल 20 दिया, फिर सीजीएल 21 दिया और सीजीएल 22 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा जो मुझे होम जोन पटना जोन मिल गया। अच्छा, सीजीएल आपका जो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला रहा, उसके पहले कितने सीजीएल आपने और दिए थे? 2 और दिया था। सीजीएल 20 दिया था जिसमें मेरे को डिविजनल अकाउंटेंट मिला था और सीजीएल 21 दिया था जिसमें कि मेरे को अकाउंटेंट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो ये हुआ ये था कि ये सब पैरेलली बहुत कम समय में हो गया था। चलने का कारण भी था कि जो डीए वो मिला था वो थोड़ा मिल गया था बाहर, नॉर्थ ईस्ट मिल गया था, नॉर्थ ईस्ट मिल गया था। तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसको। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना वो उस समय थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मेरा रैंक उस समय भी 2089 के राउंड था। रैंक ठीक ठाक था, अगर जो मैं सही पोस्ट प्रेफरेंस भरता तो कोलकाता वगैरह मिल जाता, जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर। लेकिन उस समय आप डीए ले लिए और आप जो है बाहर चल गए। डीए का जो है वैकेंसी स्टेट वाइज डिस्क्लोज नहीं होता है, तो इसका मतलब आपको जो है लॉस होना पड़ा। और दूसरा जो जनरल कैटेगरी से थे तो उसका भी जो है मतलब सीट कहाँ कहाँ है उस हिसाब से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये रहा मतलब आपका। अब थोड़ा सा मैथ के बारे में बताइए कि मैथ की तैयारी आपने कैसे की थी? मैथ के लिए राकेश यादव का क्लास नोट्स आता है, जिससे मैंने बेसिक के लिए क्लास नोट्स किया था। उसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल भी है जैसे कि पवन राव सर का है, हाँ। जिससे मैंने सारी जितना भी ज्योमेट्री का वीडियो था सब मैंने उसी से देखा था। इसके अलावा और कोई मतलब बुक्स? हाँ, उसके बाद जो भी है, जो इसके अलावा एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर पे स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो आजकल जो टीसीएस का पैटर्न अभी ऐसा है वो ज्यादा करके क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पे ही स्टिक रहते हैं। मतलब जितना से जितना ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं। मॉक लगाए। और प्रीवियस आपने प्रीवियस ईयर कितना बार बनाया था? प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा मेहनत मैंने सीजीएल 20 के लिए किया था। सीजीएल 20 के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और उस समय मेरा प्री में नंबर भी आया था। उस समय प्री में मेरा 177 मार्क्स आए थे, जिस समय कि प्री में ही मेरे 250-300 रैंक था, लेकिन मेंस में मैं थोड़ा अंडर परफॉर्म कर पाया। मैं नर्वस हो गया था एग्जाम के समय, तो इस कारण से मैथ में मेरा स्कोर ज़्यादा नहीं आया और 150 के राउंड पे ही रह गया। और फिर इंग्लिश में 180 का राउंड आया था, फिर डिस्क्रिप्टिव भी जाकर के 40 के राउंड आया। इस कारण से मेरा रैंक उसमें थोड़ा सा दूर हो गया और 2089 रैंक आया।
2089 रैंक आया, नहीं तो हो सकता था कि उसी समय हाँ, आपका उसी- रैंक अच्छा हो जाए। हम्म, फिर भी जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग लगे रहते हैं, उन्हें अंततः सफलता मिलती है। मेरे ये साथ भी वो हुआ, क्योंकि तैयारी तो मैंने बढ़िया की थी, लेकिन वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये चीज होता है। इंग्लिश का क्या स्ट्रेटजी रहा आपका? इंग्लिश के लिए तो एक तो नीतू मैम वाला बुक आता है, जिससे भी कर सकते हैं आप बेसिकली। और इसके अलावा अगर जो हो जाए तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आती ए है। मिरर ऑफ कॉमन एरर। हाँ हाँ, अशोक कुमार सिंह का, जो काफ़ी हेल्पफुल है। खास करके नए पैटर्न में तो अभी मेंस में इंग्लिश का ही वेटेज ज़्यादा है, 135 नंबर का इंग्लिश ही आता है। तो आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा ज़्यादा करें आपका रैंक सुधारने में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अच्छा, मतलब बेसिकली वोकैब के लिए आपने क्या किया था? क्योंकि वोकैब से संबंधित बहुत लोगों का समस्या होता है कि वोकैब याद नहीं हो रहा है, उसको कैसे याद किया था? कौन सा बुक एवं रिसोर्सेस थे आपके लिए? वो क्या, देखिए पहले तो 200 आता था मेंस में, 200 मैथ 200 इंग्लिश आता था। उस समय इंग्लिश का रोल और ज़्यादा था, तो उस समय इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का जो आता है ना, उसी में साइड में वोकैब भी रहता है, हाँ, तो उससे भी किया था। फिर ब्लैक बुक की एक बुक आती है, ब्लैक बुक आती है। हाँ हाँ, उससे भी आप कर सकते हैं। खास करके आप प्रीवियस ईयर को जितना से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट करते हैं, और कुछ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस पे भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली, और आपको जब एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपको डिफेंस लाइन वाला जो आपने पढ़ाई किया था एनडीए के लिए या सीडीएस के लिए, तो उसका यहाँ फायदा दिख रहा था कि नहीं? हाँ बिल्कुल, फायदा तो दिखेगा ही। क्योंकि उसका भी इंग्लिश टफ ही होता है। तो उस समय आपने इंग्लिश कहाँ से पढ़ा था? चूंकि मैं सीबीएसई से था 10 तक, तो मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो ये भी मतलब एक प्रॉफिट रहा है आपके लिए। प्रॉफिट रहा था। अच्छा, रीजनिंग क्या क्या स्ट्रेटजी रहा है आपका? रीजनिंग के लिए तो बस यही है कि आप जितना यूट्यूब पे जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें आपको डाउट लगे, जैसे मान के चलिए कैलेंडर है, और कुछ चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। इस चैप्टर में जो भी डाउट लगे आप यूट्यूब पे देख सकते हो पर्टिकुलर वीडियो। इसके अलावा आप मॉक दे, जितना से ज़्यादा मॉक से मॉक दे सकते हैं। रीजनिंग के लिए तो बेस्ट उपाय यही है कि आप मॉक टेस्ट दो। जीके एंड जीएस का भी थोड़ा सा अपना ओवरव्यू दे जीके दीजिए। एंड जीएस का तो आखिर सीजीएल 22 में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जीके में मेरा 50 नंबर था 75 में। 75 में 50 नंबर थे। सीजीएल 22 में मेरा 50 नंबर था जीके में। तो शायद मेरे को जीके ही है ऐसा है जो मेरे को पटना जोन दिलवाया। मतलब जीके भी रोल अदा करता है। तो उसको हाँ, आपने जीके के लिए प्रिपरेशन कैसे किया था? खास करके जो नया वाला पैटर्न है उसमें तो अब जीके का नंबर भी ऐड होता है ना, तो और 75 नंबर का आता भी है। तो जीके के लिए ल्यूसेंट भी किया था, ऐसे एक अरिहंत का बुक आता है, उससे भी मैं किया था। लूसेंट और अरिहंत का हाँ, बुक आपने किया था। हाँ। अच्छा, मॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा। मॉक आपने लगभग कितने लगाए होंगे? मेरा ज़्यादा करके वो सीजीएल 20 के दौरान ही बहुत ज़्यादा मॉक लगाया गया था। वही तैयारी जो मैंने 20 में किया था वो आखिरकार काम है इसमें। मतलब क्योंकि हाँ, सीजीएल 22 तो बस इसलिए दे रहा था कि मेरे को होम स्टेट चाहिए था, पटना चाहिए था, तो सीजीएल 22 देना ही पड़ा था। मतलब ओवरऑल एक आपने जो है पहले से बना रखा था, उसी को आप आगे बढ़ाते गए, और सीजीएल 22 में जो है इस चीज का आपको का जो दौर है, सोशल मीडिया का ये दौर है, जिसमें यूट्यूब है और बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आपने बोला कि आप यूट्यूब पे से सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन लोग जो जाते हैं पढ़ने कुछ और देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे उस समय? हाँ, ये तो होता है आजकल, क्योंकि आजकल सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हो। हाँ, लेकिन उस वक्त पे ये ध्यान देना था, जैसे कुछ शॉर्ट्स आते हैं फालतू का, जिसे नहीं देखना है। बस आप मान के चलिए आप टेस्ट दे रहे हैं, कुछ उस समय आपको कोई डाउट आया, तो उसी समय आप यूट्यूब पे जाइए और जा करके देख लीजिए। उसके बाद जितना बचने से कोशिश करिए इसमें। नहीं तो आप कैसे, मतलब जैसे कोई क्राइटेरिया था कि आपको फेसबुक चलाना है कि नहीं, व्हाट्सअप नहीं चलाना है, या कितना देर चलाना है, उस तरीके से कैसे मैनेज करते थे? हाँ, फेसबुक चलाना, जैसे मान के चलिए आप दिन भर का एक शेड्यूल फिक्स कर लिए कि हाँ फिक्स कर लिए कि हाँ मेरे को 8 घंटा या 9 घंटा पढ़ना है। उसके अनुसार अगर जो आप पढ़ लिए तो बीच बीच में आप जा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस लिमिट में होना चाहिए, कोई चीज़ लिमिट में होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए, यही सही है। अब थोड़ा सा ये चीज बताइए कि आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों लिया? आप जीएसटी क्यों नहीं ले लिए, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट क्यों नहीं चुना आपने? हाँ, इसके पीछे बहुत सा कारण है। सीजीएल 22 में जब आरटीआई के थ्रू जब वैकेंसी आई थी, तो उस समय पटना में 10 सीट दिखा रहा था ईडब्ल्यूएस का। तो मेरा माइंड में ये था कि पटना आना था, वापिस घर आना था, मैं दिल्ली में कार्यरत था। तो उस समय ये मेरे नंबर से पता चल गया था, 330 नंबर मेरे रॉ मार्क्स थे, तो उस समय पता चल गया था कि पटना मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस के अनुसार। तो और इनकम टैक्स का पटना में बार बार सीट नहीं आता है, जीएसटी तो बार बार आता है, तो इसलिए मैंने पटना आईटीआई को ही ऑप्ट किया।
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जॉब करने के बाद, और जैसे आप सीएसएस में रहे हैं, भले ही एज एन एमटीएस रहे हैं, लेकिन वहां भी आपने एएसओ लोगों को देखा होगा, तो दोनों के वर्क कल्चर में क्या आपने अंतर पाया है? जब मैं वहाँ था तो मेरा माइंड में था कि एएसओ तो नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं था वहाँ वाला जॉब कल्चर, जो वो वर्क कल्चर पसंद नहीं था। दूसरा जॉब 30-35 सालों के लिए होता है, तो माइंड में ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए दिल्ली रहना सही नहीं रहेगा, इसीलिए पटना जाना सही रहेगा। जी, अभी जो पैटर्न चल रहा है, जैसे आप सीजीएल 20 के ओल्ड पैटर्न पे भी एग्जाम निकाले हैं, और अभी 22 से फिर पैटर्न चेंज हुआ, उस पर भी आप एग्जाम निकाले हुए हैं, तो अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या सजेशन देंगे कि लोगों को जो है, जो मतलब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं या फिर जो बाहर हो जाते हैं कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम से, उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, नए पैटर्न के अनुसार मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि प्री अभी क्वालिफाइंग हो गया, तो सीजीएल 23 में क्या हुआ था ना कि कुछ बच्चों ने इसको लाइटली ले लिया था, और लाइटली लेने के कारण इस बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ भी 149 के राउंड जनरल का पहुंच गया था। हाँ। तो इस कारण से कई बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं प्री क्वालिफाइंग है तो उसको आप लाइटली ले लो, प्री को भी आप सीरियसली ले, क्योंकि कब कट ऑफ कितना चला जाएगा कोई नहीं जानता है। और रही बात मेंस का, तो मेंस में जैसा कि पैटर्न है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, जिसमें मैथ रीजनिंग में तो सब फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश और जीके पे कम ध्यान देते हैं। तो हाँ, ऐसा करें कि अभी इंग्लिश और जीके का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। इंग्लिश 135 नंबर का है, तो थोड़ा ध्यान से इंग्लिश का पेपर ही बनाए, तो थोड़ा ध्यान से बनाए, और जीके पे भी फोकस करें, क्योंकि जीके ही आपको रैंक दिलवाएगा और होम पोस्टिंग दिलवाएगा। और जैसा कि एक क्वेश्चन अभी 3 नंबर का है और गलती निगेटिव होने पे 1 नंबर कट जाता है, तो आप क्वेश्चन जब बना रहे हो एग्जाम हॉल में तो ध्यान दें कि निगेटिव कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन एक बार आपका 4 नंबर चला गया गलती होने पे, तो आपका रैंक बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अटेम्प्ट लेंगे ही, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लीजिएगा तो 3 तो गया ही गया, 1 माइनस में भी गया। तो इसलिए जो है इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। वो एक क्वेश्चन का 4 नंबर चला जाता है, और 4 नंबर आज के जमाने में बहुत रैंक नीचे चला ये चीज है, एक बार आप 4 नंबर आगे पीछे हो जाइएगा तो जैसे जो आपका पोस्टिंग वो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, 200 रैंक का अंतर आ जाता है, 200 या 500 200-500 भी अंतर आ जाता है। इसलिए इस 4 नंबर को बहुत ही ध्यान से टैकल कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे लोगों को, किस तरीके से वो प्रेशर हैंडल करें, किस तरीके से तैयारी करें, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। कुछ नहीं है, बस जो भी आप जो तैयारी कर रहे हो उस पर आप पर्टिकुलर फोकस रहे कि हाँ मेरे को निकालना है, इस एक अटेम्प्ट में निकालना है। अगर जो आपका पहला अटेम्प्ट हो तो आप सीरियसली दे इसको, इस एग्जाम को मजाक के रूप में ना दे, ताकि अगर जो आपका अगला गोल हो, कोई यूपीएससी वगैरह हो, तो जितना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा उतना बेटर रहेगा। मतलब एक बार पूरा अपना झोंक दीजिए, सब कुछ भूल जाइए और उस लेवल के हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि फिर आपको जो है समय बचे। नहीं तो होता क्या है कि लोग बार बार तैयारी करे जा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़े फिर छोड़ दिए। होता ना कि लोग कभी साउथ जा रहे हैं, फिर से पेपर दे रहे हैं नॉर्थ आने के लिए, तो आप उसी समय जब तैयारी कर रहे हो तो पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए, जितना मैक्सिमम हो झोंक दीजिए। कुछ दिन की बात है, उसके बाद जब आप फ्री हैं तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा आपके पास उतना ज्यादा टाइम रहेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर जो आपके माइंड में कहीं यूपीएससी वगैरह तैयारी करने का है तो जितना जल्दी सिलेक्शन होगा उतना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपसे बात कर अच्छा लगा। आप लोगों को भी शिवम जी से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, शिवम जी प्रयास करेंगे उसका जवाब देने के लिए। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।